तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम पूरे जो है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन डिस्कशंस करने वाला और इस तरह से डिस्कस करेंगे जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास के लास्ट तक आपको लगे रहना है, पढ़ना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ डज़ मेंटरिंग डिफ़र फ्रॉम सुपरवाइजर। मेंटरिंग पर्यवेक्षण। देखिए, जो पर्यवेक्षण होता है वो क्या होता है, सुपरवाइजर होता है, जो हिंदी में होता है पर्यवेक्षण से किस प्रकार से भिन्न है। जो मेंटरिंग होता है वो पर्यवेक्षण से किस प्रकार से भिन्न है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है यहाँ पर कि पर्यवेक्षण सलाह देता है। जो हमारा सुपरवाइज़र होता है, क्या वो सलाह देता है। आप अगर कंपनी में कभी वर्क किए होंगे या ना किए होंगे तब भी सुने होंगे, सुपरवाइज़र होता है। सुपरवाइज़र वहाँ पे क्या करता है, वो देखता है कि जो हमारा कंपनी में वर्कर है या उसके डिपार्टमेंट में वर्कर है वो क्या काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मतलब उसका वहाँ पर सुपरवाइज़र का काम क्या होता है मेनली, कि वो चेक करता है कि जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा उसके लाइन पे, ठीक है। तो वहाँ पर वो मेंटर नहीं होगा। मेंटरिंग का कार्य उसका मतलब एक तरह से भिन्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, मेंटर और सुपरवाइज़र। पर्यवेक्षण क्या मतलब, यहाँ पर कह रहा है मेंटर जो होता है, मार्गदर्शक जो होता है वो पर्यवेक्षण होता है। नहीं, मार्गदर्शक अलग होता है और सुपरवाइज़र अलग होता है। देखिए यहाँ पर मेंटर का हिंदी में जो मेंटरिंग होता है और मेंटर होता है वो क्या होता है, एक तरह से मार्गदर्शक होता है आपका, ठीक है। और पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र होता है, यहाँ पर कह रहा है मार्गदर्शक सुपरवाइज़र होते हैं, तो नहीं, मार्गदर्शक सुपरवाइज़र नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। सुपरवाइज़र मैनेज टास्क, सुपरवाइज़र मैनेज करता है टास्क को। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारा मेंटरिंग सुपरवाइज़र से किस प्रकार से अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। मेंटर ऑफर गाइडेंस, जो मार्गदर्शक देने वाले मेंटर होते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मतलब कि फ्यूचर को आगे से बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, स्टेप बाय स्टेप हमें एक तरह से हमारे करियर ग्रोथ को हमको सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो वो कौन होते हैं, मेंटर होते हैं। तो हमारा सुपरवाइज़र जो होता है वो क्या करता है, कार्य पर ध्यान देता है। सुपरवाइज़र का क्या करता है, अपने मतलब जो काम है उस पर एक तरह से निगरानी रखता है, कि देखता है सही ढंग से काम हो रहा नहीं हो रहा है। बल्कि मेंटर जो होता है वो एक तरह से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होता है, जहाँ पर एक तरह से हमारा जो मेंटर होता है एक्सपीरियंस बंदा होता है, वो क्या करता है, हमारे करियर और एक तरह से व्यक्तिगत विकास के लिए कह दीजिए सलाह देता है, प्रेरणा देता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बहुत सही है। अगर किसी के लाइफ में उसका मार्गदर्शन करने वाला एक अच्छा इंसान मिल जाए तो उसका मतलब लाइफ में अचीवमेंट बहुत इजी हो जाता है और वो बहुत ही आगे करियर में ग्रोथ कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से मार्गदर्शक जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रियल लाइफ में भी। और ये क्वेश्चन से भी हम समझ रहे हैं कि मेंटर जो होता है हमारा सुपरवाइज़र से बहुत अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट डज़ द टर्म करिकुलम रिफ़र टू। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, पाठ्यक्रम शब्द जो होता है उसका अलग अर्थ होता है। वहाँ पर आप जब देखिए, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊँ, पूरे ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं कन्फ्यूजन में फंसा देते हैं। इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से 70% स्टूडेंट जो होंगे गलत करके चले आएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में वो कहाँ से लगा के चले आएंगे, लिस्ट ऑफ कोर्स टॉपिक्स, वो इस ऑप्शन को सही करके चले आएंगे। अगर उन्होंने क्या किया, सही से नहीं समझा देखा, तो वहाँ पर वो गलत करके चले आएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ये नहीं होगा। मतलब लिस्ट ऑफ टॉपिक या लिस्ट ऑफ कोर्स टॉपिक्स, यहाँ पर ये गलत होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ पर होते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, सिलेबस के अंदर होता है। आप ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, कोर्स ऑब्जेक्टिव, पाठ्यक्रम के उद्देश्य नहीं, इसमें ये सिर्फ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड, प्रस्तावित
अध्ययन का पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम होता है। एवोल्यूशन मेथड नहीं होता पाठ्यक्रम का शब्द का अर्थ। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। यहाँ पर देखिए जो प्रस्तावित अध्ययन का होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूँ। देखिए इसमें केवल एक हिसाब से आपका सिलेबस की केवल सूची नहीं होती। ठीक है, जो आप सोचे कि पाठ्यक्रम के अंदर सिर्फ हमारे सिलेबस की सूची होती है, वो तो एक तरह से आपके सिलेबस के अंदर होते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं आपके, जिसमें टॉपिक्स की सूची होती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में क्या होता है, एक तरह से वो सभी आपके एक्सपीरियंस, अनुभव कह लीजिए, गतिविधियाँ और पाठ शामिल होते जो संस्थान के छात्रों, मतलब जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, उनके एक तरह से जो करियर को एक अच्छे तरीके से क्या कर सके, डेवलप कर सके, वो सारे किस्में होते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर होते हैं। ठीक है, वो पूरा डिज़ाइन किया होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, विच इज़ ए प्राइमरी यूज़ ऑफ एन ऑपरेशन सीट। ऑपरेशन सीट का हमारा जो होती है, हम लोग बनाते भी हैं, पर अगर यहाँ पर आप CITS करते हैं तो आपको ऑपरेशन सीट, डेमो सीट, लेसन प्लान सब आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीट, ये सब कुछ बनाना पड़ता है। तो वही उसी में से एक होता है हमारा क्या, ऑपरेशन सीट। ऑपरेशन सीट क्या होता है, एक तरह से ये लर्निंग मटेरियल होता है। कौन बनाता है? इंस्ट्रक्टर बनाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर बनाता है, किसके लिए बनाता है? अपने ट्रेनिंग के लिए बनाता है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके ऑपरेशन सीट में क्या होता है, मतलब आपके जो ऑपरेशन सीट बना रहे हैं उसका एक तरह से पर्पज़ क्या है, प्राइमरी पर्पज़ क्या है उसका, तो आपको यूज़ क्या है ये बताइए। तो उसमें जो हमारा ऑपरेशन सीट होता है उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होते हैं किसी भी ऑपरेशंस को करने के लिए। ठीक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, गाइडेंस होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये करिए, उसके बाद ये करिए। तो पूरा उसमें क्या तरह एक तरह से आपका मार्गदर्शन होता है। ठीक है, किसमें? ऑपरेशन सीट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऐतिहासिक डेटा वगैरह ये सारे कुछ नहीं होते हैं। क्या होता है वो, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होते हैं, चरण दर चरण मार्गदर्शन। ठीक है, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है ऑपरेशन सीट में, जिसके थ्रू मतलब ऑपरेशन सीट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया जाता है। ठीक है, एक तरह से आप समझिए वर्कशॉप में आपको कोई काम करना है तो कैसे करना है, इसकी पूरी आपको क्या इन्फॉर्मेशन किस पे मिल जाएगी, ऑपरेशन सीट में मिल जाएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरह से ऑपरेशन सीट कहते हैं, जो क्या होता है एक तरह से लर्निंग मटेरियल होता है, और क्या होता है ये टीचिंग टूल होता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ डाटा एनालिस्ट। डेटा एनालिटिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, डेटा एनालिटिक्स का प्राथमिक उद्देश्य कहीं पे मजाक या मनोरंजन करने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। टू एक्सट्रैक्ट इनसाइड, अंतर्दृष्टि निकालना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जो हम एनालिटिक्स करते हैं मतलब एक तरह से आपका ये विश्लेषण। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि आप जो आपका डाटा है, एक तरह से डाटा समझिए रॉ डाटा, जैसे कच्चा डाटा, एक तरह से वो कोई फिट नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो उसको व्यवस्थित करके उसमें से जो आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना, जानना, निकालना, पता करना। एक तरह से क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का मुख्य काम होता है। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, आपको जो कच्चा डाटा है उसको आप एक अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको सारी निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। डेटा को संग्रहित करना, डेटा को हटाना, ये बिल्कुल नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपके यहाँ पर। टू एक्सट्रैक्ट इनसाइड, अंतर्दृष्टि निकालना। जो आपका एक तरह से एक बहुत बड़ा डाटा है वो आपको अभी एक तरह से सेपरेट वे में दिख नहीं रहा है, तो ठीक है, मतलब एक तरह अंतर्दृष्टि है, तो उसको आपको निकालना, उसको एक तरह से एनालिटिक्स करेंगे तो सारा कुछ निकल के आएगा उसमें कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स।
रिकॉर्डिंग्स एक्सपर्ट बिल्ड स्पोर्ट, विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल है। तो यहाँ पर क्या होगा, उनकी अनदेखी करना, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, तो उनकी अनदेखी करना नहीं होगा, उनकी क्या करना, पहचान करना होगा। क्या होगा, उनकी ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में एक प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल होता है, उन्हें पहचानना, आप किन्हें पहचानना, जो आपके लर्नर्स हैं। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से, जब कोई एक तरह से मैं कह दूँ इंस्ट्रक्टर या शिक्षक होता है, किसी विषय में एक्सपर्ट हो जाता है, तो यह क्या करता है, एक तरह से उसको भूल जाता है कि जो नए छात्र होते हैं उनकी बुनियादी बातें कितनी कठिन हो सकती हैं। आपकी जो आप मतलब एक्सपर्ट है, आप जो भी बोल रहे हैं, आपके लर्नर्स के लिए वो हो सकता है कि इतना इजी ना हो। तो एक तरह से आपको समझना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए। तो ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू यही होता है कि एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो पहचानता है अपने स्टूडेंट को, उनकी ज़रूरतों को एक तरह से पहचानता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रिकॉग्नाइजिंग देम मतलब उन्हें पहचानना या उन पर जोर देना या उनसे बचना, ये नहीं होता। क्या होता, उन्हें पहचानना, उनको पहचान के पढ़ाते हैं तो एक तरह से उनको समझ में आता है, आपको बेटर आउटपुट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ डज पावर पॉइंट हेल्प इन मेंटेनिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने में पावर पॉइंट किस प्रकार सहायता करता है। आपको ये बताना है कि ये स्थिर स्लाइड का उपयोग करके कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट, मल्टीमीडिया तत्वों को इंटीग्रेट करके, हाँ एक तरह से मल्टीमीडिया मतलब समझ रहे हैं, मल्टीमीडिया मतलब स्लाइड में आपके क्या हो, वीडियो हो, फोटो हो और एनिमेशन हो। तो इससे क्या होता है, जब आप सब चीज़ छात्र इसमें डालते हैं आपके किसमें, पावर पॉइंट में। ठीक है, तो क्या होता है, एक तरह से जो छात्र होता है वो बोर नहीं होता और जो एक तरह से जो आपको थ्योरेटिकल से समझ में नहीं आता, तो स्लाइड में जब आप इमेज, फ़ोटो, वीडियो लगाते तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मल्टीमीडिया तत्वों को इंटीग्रेट करके। ठीक है, इसमें क्या होती है, आपको जो विद्यार्थी हैं उनके रुचि बनाए रखने में, इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट बनेगा किसी चीज़ में, बेसिक सी बात है, वो बहुत अच्छे से हमें क्या हो गया, अंडरस्टैंड हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर, बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट, मल्टीमीडिया तत्वों को इंटीग्रेट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ प्राइमरी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यहाँ पर डेली लोग यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया का जो आप यूज करते हैं उसका प्राइमरी यूज़ क्या होता है ये बताइए। खाना पकाने की रेसिपी होती है इसका मतलब सोशल मीडिया का प्राइमरी यूज आपके यहाँ पर ये है कि आप खाना पकाने की रेसिपी होती है, नहीं। प्राइमरी यूज आपके सोशल मीडिया का ये नहीं होता कि आप खाना बनाने की रेसिपी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है कि नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, एक तरह से संचार कह लीजिए, नेटवर्किंग और संचार। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या करते हैं, नेटवर्किंग और क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। सोशल मीडिया आप यूज भी करते होंगे, एक तरह से फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, जैसे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिनसे एक तरह से क्या करते हैं, लोग आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं और क्या करते हैं, अपनी जानकारी को साझा करते हैं एक दूसरे के बीच। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, जुड़ना क्या हो गया, एक तरह से नेटवर्किंग हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमारा जो सोशल मीडिया होता है उसका यूज होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है और क्या करता है, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, कम्युनिकेशन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये कुछ मेथड मतलब पर्पज़ होते हैं हमारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको इतने डिफिनीसन आपके इस क्वेश्चन के आंसर को और तरीके से एक तरह से समझने में हेल्प कर रही होगी। ये आपको फीडबैक के थ्रू बताना है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ कैन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन्हांस क्लासरूम टीचिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लासरूम शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है, मतलब बढ़ा सकते हैं।
बाय रिप्लेसिंग टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस करके, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। टेक्स्ट बुक को रिप्लेस करके प्रेजेंटेशन को शिक्षण में, ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि बढ़ जाए। क्या होगा, डायनेमिक प्रेजेंटेशन आप प्रदान करके, इसमें क्या पावर पॉइंट की बात की गई है, किसकी बात की गई है, पावर पॉइंट की बात की गई है। तो पावर पॉइंट क्या आप क्लासरूम शिक्षण को, आप पावर पॉइंट क्लासरूम शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ा सकता है, डायनेमिक प्रेजेंटेशन प्रदान करके। कैसे, डायनेमिक प्रेजेंटेशन प्रदान करके। यहाँ पर डायनेमिक मतलब आप समझिए क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है एक तरह से गतिशील। क्या होता है, गतिशील। पावर पॉइंट के जरिए हम क्या करते हैं, जानकारी को बदलते स्वरूप में एक तरह से क्या करते हैं, पेश करते हैं, जिसमें क्या होता है, शिक्षण आपकी जो टीचिंग है कह लीजिए, वो बहुत तरह से क्या होता है, इफ़ेक्टिव होती है, प्रभावी होती है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, एक तरह से जो गतिशील, आप उसमें एक तरह से मूवमेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मैं आपको बता दूं, जब आप कभी भी MCQ करिए तो वहाँ पर पूरे ऑप्शन पढ़िए। मैं यहाँ पर पूरे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपका टाइम से हो, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं पूरा डिटेल करके आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें कोई आपको क्या है, डाउट वाली चीज़ ही नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि पूरे ऑप्शन समझाया जाए तो आप बताइए, मैं बिल्कुल समझा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट डज द साइकोमोटर डोमाइन डिस्क्राइब। साइकोमोटर डोमाइन क्या वर्णन करता है। साइकोमोटर डोमाइन में आपको बता दूं, एक तरह से जो साइकोमोटर डोमाइन था ना, इसके 3 डोमाइंस थे, इसके साथ और कौन से थे, तीन डोमाइंस थे। कौन कौन से थे, आपका यहाँ पर कॉग्निटिव था, इफेक्टिव था, और क्या था, साइकोमोटर था, जिसमें से एक यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन दिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से मैं तीनों को आपको बता दूं। कॉग्निटिव का मतलब क्या था, वहाँ पर कॉग्निटिव का मतलब आपका माइंड, दिमाग, जो सोचते हैं वो किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव के अंदर। ठीक है, एक तरह से आपका हेड पार्ट आता है, जो हेड के अंदर आपका दिमाग है, उसके थ्रू आप सोचते हैं, तो उससे क्या होता है, वो किससे रिलेट करता है, वो कॉग्निटिव डोमाइन से रिलेट करता है। और एक था अफेक्टिव, यहाँ पर ए से स्टार्ट होता है। अफेक्टिव मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, दिल कह लीजिए, हार्ट, ठीक है, वो किससे था, इफेक्टिव। आपको जब प्रभाव पड़ता है, एक तरह से आपको दिल पे प्रभाव पड़ता है, आपकी भावनाएं चेंज होती हैं, तो इफेक्टिव मीन्स ये इफेक्टिव डोमाइन रिलेट किससे करता है, दिल और आपके क्या है, इमोशंस करता है। और साइकोमोटर डोमाइन, साइकोमोटर मतलब यहाँ पर मोटर शब्द से मतलब एक तरह से वर्किंग प्रोसेस कुछ समझ में आ रहा है, गतिशील। तो साइकोमोटर का मतलब क्या होता है, आपसे हाथ से रिलेट करता है, ये शरीर से रिलेट करता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक तरह से स्किल या प्रैक्टिकल काम करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। साइकोमोटर डोमेन क्या वर्णन करता है, फिजिकल स्किल से, आपको जो शारीरिक कौशल होता है उससे रिलेट करता है हमारा क्या, साइकोमोटर डोमेन। और इमोशंस में आपको कह दूँ, इमोशंस स्किल से एक तरफ से आपको किसकी तरह आएंगे, इफेक्टिव के तरीके आएंगे। और संज्ञात्मक कौशल, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, फिजिकल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज एन इंस्ट्रक्टर इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड नेशन थ्रू ट्रेनिंग। अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से, जो अनुदेशक है वो प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए, जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने जो उसकी क्या है, ट्रेनिंग है, उसके ट्रेनिंग से कैसे ट्रेनिंग दे कि जिससे समाज और राष्ट्र को क्या हो सके, भला हो सके, एक तरह से प्रभावित कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं हम। एक क्या कह रहा है, समय की पाबंदी को बढ़ाकर, समय की पाबंदी को बढ़ाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, जिससे कि आपका समाज और राष्ट्र को एक तरह से इफेक्ट हो सके या प्रभावी हो सके, तो ऐसे कुछ नहीं होता। और केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं को पढ़ाकर इससे भी नहीं होगा। आप क्या करिए, बाय डेवलपिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनको विकसित करिए अपने ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो हमारा अनुदेशक या इंस्ट्रक्टर होता है, अपने प्रशिक्षण के माध्यम से कैसे समाज और राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है कि वो अपने ट्रेनिंग में सामाजिक उत्तरदायित्व को विकसित करें। ट्रेनिंग में मतलब आपके जो स्टूडेंट हैं, ट्रेनी हैं, उनके ट्रेनिंग टाइम पे उन पर ऐसी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मतलब सोसाइटी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एक तरह से आप समझिए कि ये आपके हाथ में होता है, जिसके थ्रू आप एक तरह से देश का बहुत ही मतलब कीमती वर्क होता है। इंस्ट्रक्टर होता है एक तरह से व्यक्ति के करियर को डिसाइड करता है। इंस्ट्रक्टर वो कितना अच्छा किसी के करियर को डेवलप कर सकता है, उसके हाथ में होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर होता है जो कि आप तरह से पूरा आपको अच्छी से अच्छी स्किल सिखा सकता है। ठीक है, आपके जो जिस भी ट्रेड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर डैश है, इज़ एन कमेंट्स दैट आर मेड अबाउट योर परफॉर्मेंस स्पेशली और योर वर्क वीकनेस। आपके प्रदर्शन के बारे में की गई कोई टिप्पणी खासकर आपकी कमजोरी पर, तो वो क्या होगा? आपके लिए मोटिवेशन तो होगा नहीं सर जी। कहोगे मोटिवेशन कैसे हो सकता है, हमारे ऊपर वो टिप्पणी कर रहा है और बात यहाँ पर यहाँ है कि जो हमारी वीकनेस है उस पर कर रहा है, तो मोटिवेशन नहीं होगा, ना ही यहाँ पर आपकी प्रशंसा होगा। ठीक है, अप्रिसिएशन या ना ही संघर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एक तरह से सही होगा। आपका क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, आलोचना कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आलोचना का मतलब एक तरह से जब आपके कोई भी व्यक्ति हो आपके काम की कमियों को बताता है तो उससे क्या होता है, एक तरह से आलोचना होता है। उसे क्या कहा जाता है, आलोचना कहा जाता है। और मैं बता दूं, अगर ये सही होता है, ये सही तरीके से की जाए तो एक तरह से आपको सुधार का मौका भी मिलता है। सही तरीके से की जाए तो, है ना, सबका अलग अलग वो होता है, तो सही तरीके से की जाती तो आपको एक तरह सुधार को अवसर मिलता है कि हाँ इस चीज़ को सुधारना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, विच टूल इज़ यूज फॉर डाटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? पाइथन का यूज हम नहीं करते डेटा विजुलाइजेशन के लिए, ना ही आर का यूज करते हैं। आर तो आपको पता भी नहीं होगा शायद आर क्या होता है यहाँ पर, ना ही एसक्यूएल का। किसका यूज करते हैं हम? टेबलव्यू का करते हैं। टेबलव्यू आपका क्या है, टेबलव्यू एक तरह से आपका कह लीजिए सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक तरह से एक ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर है जो आपके भारी डेटा को चार्ट, ग्राफ और डैशबोर्ड में क्या करता है, बदल कर एक तरह से सुंदर तरीके से दिखाता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। मतलब विजुलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं किसका, टेबलव्यू का। टेबलव्यू क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसका यूज करते हैं आप किसके लिए, ग्राफ, चार्ट और डैशबोर्ड में इसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ पर, हाउ कैन स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम क्रिएटिंग देयर ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। छात्र अपनी स्वयं की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। दृश्य सहायता से बचकर, मतलब बाय अवॉइडिंग विजुअल एड्स। ऐसा कुछ नहीं है, पावर पॉइंट में आपके विजुअल एड्स होना चाहिए एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या कहला, बाय डेवलपिंग प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल। हाँ देखिए, आप जब हमारा छात्र है जो अपनी स्वयं की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने से जब उसको लाभ कैसे होगा, जब वो प्रस्तुति और सार्वजनिक बोलने के कौशल को विकसित करेंगे। कैसे होगा, बाय डेवलपिंग प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू हम कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का एक तरह से क्या होता है, लाभ होता है। जब कौन बनाएगा, हमारा छात्र बनाएगा, तो उसको ये लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाय डेवलपिंग प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज ए लीडर मैनेज द डिलीवरी ऑन द विजन ए। मतलब एक लीडर अपने दृष्टिकोण क्रियान्वित करने का प्रबंध कैसे करता है। लीडर मतलब जो आपका कह लीजिए आपका जो एक तरह से गोल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी कार्यों को सौंप कर नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। सभी कार्यों को सौंप कर जो हमारा लीडर है अपने दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने का प्रबंधन नहीं कर सकता। कैसे करता है वो बताइए। टीम के प्रदर्शन को अनदेखा करके,
टीम के प्रदर्शन को अनदेखा करेगा तो कुछ नहीं होने वाला और मिस्टेक होगी। बाय सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स, प्रदर्शन लक्ष्य को निर्धारित करके। हाँ, यहाँ पर ये सही होगा। एक अच्छा टीम लीडर केवल अपने एक तरह से मैं कहिए टीम को सपने नहीं दिखाता, बल्कि उनको सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स मतलब लक्ष्य बनाता है। क्या करता है? लक्ष्य बनाता है, निर्धारित करता है। तो उसके थ्रू क्या होता है? दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने का एक प्रबंधन करता है। कैसे? वो प्रदर्शन लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, प्रदर्शन लक्ष्य को निर्धारित करके, बाय सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? हाउ शुड टीचर्स अवॉइड मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, शिक्षकों को पावर पॉइंट प्रस्तुतियों को अप्रभावी बनाने से कैसे बचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बाय रीडिंग स्लाइड वर्ड फॉर वर्ड, स्लाइड को शब्द दर शब्द पढ़कर। देखिए, जो शिक्षक होता है पावर पॉइंट प्रस्तुतियों को मतलब अगर वो शब्द दर शब्द पढ़ रहा है तो उसमें कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं, तो वहाँ पर एक तरह से बोरिंग होगा। कुछ आप जो लाए हैं स्लाइड में बना के सिर्फ उसी को पढ़ के चले जा रहे हैं, क्या मतलब उसका? तो मतलब एक तरह से जो अच्छा शिक्षक होता है तो वो ये नहीं करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? इस चीज़ से बचना चाहिए कि स्लाइड को शब्द दर शब्द पढ़कर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, सॉरी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? शिक्षकों पावर पॉइंट प्रस्तुति को अप्रभावी बनाने से कैसे बचना चाहिए? स्लाइड को शब्द दर शब्द पढ़कर। ठीक है, इससे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। और मल्टीमीडिया तत्वों को जोड़कर, ये तो सही है। इससे क्या होगा? आपकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी वो प्रभावी होगा। इंटरेक्टिव सुविधाओं का उपयोग करके, ये भी सही होगा। छात्र बातचीत को प्रोत्साहित करके, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी गलत है। ठीक है, स्लाइड को शब्द दर शब्द पढ़कर बचना चाहिए एक किसको? शिक्षक को। मतलब जब आप शब्द दर शब्द पढ़ेंगे उसमें मतलब ही क्या होगा? आपका जो ट्रेनी होगा, स्टूडेंट होगा, वो बोर होगा। तो प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए आपको बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना, उसके जो भी आपको वहाँ पर नीड हो उस चीज़ को बोलना, बताना, एग्जाम्पल देना। ठीक है, ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। आप जाते सिर्फ स्लाइड को पढ़ कर चले आते हो तो वहाँ पर मिस्टेक है। यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इस चीज़ से एक इंस्ट्रक्टर को या शिक्षक को बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज़ डाटा क्वालिटी सर्कल इन एमएल, एमएल में डेटा की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? एमएल में डेटा की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है? टू रिड्यूस कॉस्ट, लागत कम करने के लिए। टू इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, मॉडल की सटीकता सुधार करना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मॉडल की सटीकता को सुधार करना। टू इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जब आप एमएल में डेटा की गुणवत्ता एक तरह से महत्वपूर्ण क्यों होती है कि ये मॉडल की सटीकता में सुधार करता है करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। त्रुटियों को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं था। एमएल से त्रुटियों को बढ़ाता है, ये नहीं है। डाटा उपयोग सीमित करना, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या? टू इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज एजुकेशन साइकोलॉजी कंसिडर्ड अ साइंस, शैक्षिक मनोविज्ञान विज्ञान क्यों माना जाता है? ये बताइए। यह सहज ज्ञान युक्त तरीकों का उपयोग करता है? नहीं, इससे आप नहीं मान सकते कि विज्ञान है। यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। क्या करता है? यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। क्या होता है इसमें? छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोग क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट और व्यवस्थित विधियों का पालन किया जाता है। किसके थ्रू?
एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। कौन? साइकोलॉजी विज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ डाटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स क्या है? एनालाइजिंग डाटा सेट, हाँ सही है, आप एनालाइजिंग डाटा सेट सही होगा। और स्टोरिंग डाटा, शेयरिंग डाटा, डिलीटिंग डाटा, ऐसा कुछ नहीं होता आपके डाटा एनालिटिक्स में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। एनालाइजिंग डाटा सेट, डेटा सेट का विश्लेषण करना। क्या होगा? डेटा सेट का विश्लेषण करना, मतलब आपका किसी भी डाटा को गहराई से आप जांचते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो एक तरह से क्या होगा, आप उसमें एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? एनालाइजिंग डाटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? हाउ डू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सपोर्ट टीचिंग? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं? टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके, बातचीत कम करके, लागत बढ़ाकर, सामग्री को सरल बनाकर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बाय प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या करता है? बाय प्रोजेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। टेक्स्ट और इमेज को क्या करके? प्रोजेक्ट करके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बाय रिड्यूसिंग इंट्रैक्शन, ये सब मतलब बी गलत होगा। बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, इससे कुछ नहीं होगा और मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर डी बाय सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाकर, कुछ नहीं। आपको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर किस तरह आपको हेल्प करता है? टेक्स्ट और इमेज को क्या करके? प्रोजेक्ट करके। कैसे करके? टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर हमारा? What is the purpose of design phase in ADDI? ADDI में डिज़ाइन चरण का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, ADDI का जो डिज़ाइन चरण होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? टू स्पेसिफाई हाउ लर्निंग विल बी अचीव्ड। यह निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्रभावित होगा। डिज़ाइन चरण में एक तरह से आप क्या करते हैं कि आप तरह से जो सीखना है, कैसे सीखना, और सारा कुछ आप उसके पहले ही पता कर लेते हैं। इस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं डिज़ाइन फेज के थ्रू। ठीक है, कि हमें ये चीज़ यूज करना है, ऐसे ऐसे सब कुछ करना है। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरह से पहले से उसका क्या करना है? ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। टू स्पेसिफाई हाउ लर्निंग विल बी अचीव्ड, यह निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त किया जाएगा। हाँ, तो आप पहले से ही निर्दिष्ट कर लेते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सामग्री बनाना, सीखने का मूल्यांकन करना, सुविधाओं को प्रशिक्षित करना, ये नहीं होगा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। टू स्पेसिफाई हाउ लर्निंग विल बी अचीव्ड। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ADDI जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इसमें से क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा फंसते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं। ADDI हो गया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, आपकी थ्योरी हो गई, POT में आप कह लीजिए TM ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में आपके इनमें से क्वेश्चन दबा के आते हैं, मतलब मस्त तरीके से आते हैं, जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ADDI मॉडल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और थ्योरी वगैरह वैसे पूरा पढ़िए, बट इन पे थोड़ा और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन बहुत ही ख़तरनाक तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। ADDI का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ तो ADDI का फुल फॉर्म ए से क्या होगा? एनालिसिस होगा, डी से आपका डिज़ाइन होगा, और सेकंड डी से होगा डेवलपमेंट, और आई से होगा इम्प्लीमेंटेशन, ई से क्या होगा? एवोल्यूशन। अगर आपको नहीं मिलता टाइम तो आप मुझसे बताइए कमेंट के थ्रू, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप उस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में आराम से जाकर कैसे भी क्वेश्चन आए आप हल कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यह निर्दिष्ट करता है, यह निर्दिष्ट करना है कि सीखने कैसे प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ कैन यू प्रोलॉन्ग द लैम्प
लैम्प लाइफ ऑफ एन एलसीडी प्रोजेक्टर, आप एलसीडी प्रोजेक्टर के लैंप जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए जो लैंप होता है आपके एलसीडी प्रोजेक्टर में, उसको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे क्या करें उसका आपको यूज जो होता है उसको मतलब एक तरह से लाइफ उसकी बढ़ सके। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, उपयोग के तुरंत बाद इसे बंद कर दें, नहीं इससे क्या होगा, वो मिस्टेक मतलब वो डैमेज हो सकता है, फट सकता है। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, उपयोग के तुरंत बाद उसे बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है सेकंड ऑप्शन, अलाउिंग इट टू कूल कम्प्लीटली बिफोर टर्निंग ऑफ, बंद करने से पहले इसे पूरी तरह से क्या होने दे, ठंडा होने दे। ये ऑप्शन नंबर बी अभी तक तो सही है कि भाई उसे बंद करने से पहले थोड़ा ठंडा होने, ठीक है। सीधे धूप में इसका उपयोग करिए, अरे बर्बाद करोगे क्या उसको। ऑप्शन नंबर सी गलत है, अवॉइडिंग यूजिंग एन एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का उपयोग करने से बचना चाहिए, अरे ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, इससे और प्रॉब्लम होगी, एयर फिल्टर का यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, यहाँ पर बंद करने से पहले उसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। देखिए इससे आपको अगर जल्दी बंद करते या और अनदर मिस्टेक से क्या होता है, आपके जो इसका लैंप होता है अचानक बिजली बंद करने से क्या होता है वो फट जाता है या जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरी क्लास में ऐसा ही हुआ था, एक जगह फट गया था वो लैंप, मतलब आवाज़ निकली, उसके नीचे जो एक स्टूडेंट ट्रेनी बैठा था वो अजीब सी एक्टिविटी, मतलब वो घबरा गया, डर गया था उसके फटने से लैंप के, जो मतलब किसी भी कारण से शायद वो ज़्यादा हीट हो गया था, इस वजह से क्या हो गया वो अचानक फट गया, तो नीचे जो स्टूडेंट बैठा था वो अजीब सा मतलब डर गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। ध्यान भटकाना, इंटरेस्ट, डर, क्रोध। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका आंसर आपको देना बहुत ईजी है भाई। आप प्रभावी शिक्षण के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी, ध्यान भटकाना तो कुछ नहीं होगा, ध्यान भटकाने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपका मतलब कि प्रभावी शिक्षण हो जाए तो ध्यान भटकाने से नहीं होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट से होगा। किससे होगा, इंटरेस्ट से होगा। आपके देखिए जब जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक किसी छात्र में इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो क्या उसे अच्छे से समझेगा ही नहीं, उसे गहराई से सीख ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट है तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी, क्या होगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। तो ये आपका काम है कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें इफ़ेक्टिव हो, मतलब वो इफ़ेक्टिव हो, उसमें इंटरेस्ट हो, वो मेथड यूज करिए, वो तरीके यूज करिए, एग्जाम्पल यूज करिए, जिसके थ्रू क्या हो, आपका जो ट्रेनिंग है उसको क्या हो, इंटरेस्ट हो आपकी ट्रेनिंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इंटरेस्ट। नहीं फैट डर से कुछ नहीं होता, ये सब गलत होंगे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, इंटरेस्ट। आपकी इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग प्रोफेशनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल निर्धारित, आप प्रोफेशनल गोल निर्धारित करने में पहला कदम क्या होता है। तो पहला कदम क्या होगा प्रोफेशनल गोल को निर्धारित करने के लिए, आकांक्षाओं को अनदेखा करना, नहीं, आकांक्षाओं को अनदेखा करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना। हाँ, पहले तो आपको यही होना पड़ेगा, किसी विशिष्ट लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होइए, मतलब कमिटिंग टू स्पेसिफिक गोल। मतलब पहले आप क्या करिए, सफलता के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको पता होना चाहिए सर कि क्या हासिल करना है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा पर क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट लक्ष्य के प्रति आप प्रतिबद्ध हुई, मतलब आप डिसाइड करिए कि क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप पहला सबसे पहले क्या होगा कि आप पहले उसको डिसाइड करिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप प्रोफेशनल गोल को निर्धारित करने में सबसे पहला आपका स्टेप यही होगा कि उसको पहले आप डिसाइड करिए, किसी विशिष्ट लक्ष्य के प्रति के लिए प्रतिबद्ध होना पहला कदम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, कमिटिंग टू स्पेसिफाई गोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
व्हाट डज एम एल स्टैंड फॉर इन ए आई में एम एल का मतलब क्या है? एम एल का मतलब होता है, सिंपल सी बात होता है, मशीन लर्निंग। क्या होता है? एम एल का मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है, फुल फॉर्म होता है एम एल का मशीन लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मशीन लर्निंग। मोबाइल लर्निंग, मशीन लॉजिक, ये सब गलत होंगे। तो फुल फॉर्म में आपको क्या देखना है, उसकी मीनिंग्स पूरा सही से पढ़ना है, ठीक है। तो एम एल का फुल फॉर्म क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है। और ये क्या होता है? एक तरह से आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब एआई होती है, उसका क्या है? शाखा है, जहाँ कंप्यूटर अनुभव से, कंप्यूटर एक्सपीरियंस से खुद को आप क्या करते हैं? सुधारने के, मतलब सुधारना सीखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एम एल का मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर दोस दैट वन इज पोजिशनल अबाउट, वे हैं जिनके, मतलब डैश, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वे हैं जिनके बारे में कोई भावुक होता है। योग्यता, एबिलिटी नहीं, एबिलिटी से आप कोई भावुक हो ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही अम्बिशन, ना ही महत्वाकांक्षा होती है। वहाँ पर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट वे हैं जिनके बारे में कोई क्या होता है? भावुक होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मतलब जिन चीज़ों को करने में हमें खुशी मिलती है और उनके, मतलब जिनके प्रति जुनूनी, हम एक तरह से जुनूनी होते हैं, वे हमारी क्या होती हैं? रुचियाँ होती हैं। क्या होती हैं? इंटरेस्ट होता है, रुचियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ सेट ऑफ फंक्शन फॉर्मिंग अ यूनिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के लिए समूह के लिए क्या शब्द है? मतलब ऑप्शन पढ़िए फिर दीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, कि जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता है। जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं, जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा? आपका जॉब रोल होगा। क्या होगा? जॉब रोल होगा। किसी संगठन में एक आपकी यूनिक जॉब बनाने के लिए, कार्यों के समूह के लिए, वो क्या होता है? जॉब रोल होता है। आपका जॉब रोल क्या होता है? नौकरी की भूमिका क्या है? ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर आपका। मतलब जॉब रोल एक तरह से आपको यह बताता है कि आपकी खास जगह क्या है, संस्था में आपकी खास जगह क्या है, मतलब आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, वो सब क्या होता है? जॉब रोल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट फॉर रिसर्च। शोध के लिए इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सूचना तक सीमित पहुंच, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। सूचना तक सीमित पहुंच, शोध के लिए इंटरनेट का महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग से गलत होगा। लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं, क्या होगा? इंस्टेंट एक्सेस टू वेल्थ ऑफ नॉलेज। इंस्टेंट एक्सेस मतलब एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान के भंडारण तक त्वरित पहुंच, ज्ञान के भंडारण तक त्वरित पहुंच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ज्ञान के भंडारण तक त्वरित पहुंच। इंस्टेंट एक्सेस वेल्थ ऑफ नॉलेज। इंटरनेट की मदद से हम क्या करते हैं? दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी, मतलब पल भर में क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश है यहाँ पर, मतलब इनमें से कौन सा फिट बैठेगा वो बताइए। इज़ अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस। व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति क्या है? बाजार स्कैन नहीं होगा, यहाँ पर बाजार स्कैन गलत होगा, ना ही एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ना ही इंटरव्यू होगा। और ऑप्शन नंबर आपका डी क्या कह रहा है? बिजनेस पिच, व्यवसायिक पिच। बिजनेस पिच मतलब क्या होता है? आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस आइडिया को किसी
इन्वेस्टर या ग्राहक के सामने बहुत कम समय में प्रभावी मतलब इफेक्टिव तरीके से क्या करना, पेश करना। कितने समय में, बहुत मतलब कम समय में, तो उसे क्या कहते हैं हम, बिजनेस पिच कहते हैं। बिजनेस व्यवसायिक पिच व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है। क्या, व्यवसायिक पिच, बिजनेस पिच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट CAL। CAL का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। CAL का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। यह क्या होता है एक तरह से, ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, यस इट मेक्स ग्रुप वर्क डिफ़िकल्ट। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, ये नहीं होगा कि समूह या समूह कार्यों को कठिन बनाता है, नहीं। यह सहयोगात्मक अवसरों को सीमित करता है, ये भी गलत होगा, सीमित वगैरह नहीं करता। इट्स लिमिट कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज़, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इट्स अलाउ इजर कोलैबोरेशन विदाउट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड, यह शेड्यूलिंग संघर्षों के बिना आसान सहयोगों की अनुमति देता है। क्या करता है, यह शेड्यूलिंग संघर्षों के बिना आसान सहयोग की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, शेड्यूलिंग संघर्षों के बिना आसान सहयोग की अनुमति देता है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग फुल फॉर्म आपको याद रखना है, छात्र में अपनी सुविधाजनक समय और स्थान चुनकर क्या कर सकता है, अपना अचीव कर सकता है नॉलेज को, CAL को थ्रू। ठीक है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर आपका, यह शेड्यूलिंग संघर्ष के बिना आसान सहयोग की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ वन ड्यूटी ऑफ ए लीडर। एक नेता का कर्तव्य क्या होता है, जो नेता होता है उसका कर्तव्य क्या होता है। कम मांसपेशियों की ताकत दिखाना। अरे भैया, नेता मांसपेशियों की आदत दिखाओगे, ये क्या आपका कर्तव्य नहीं है। भविष्य की एक प्रेरणा दृष्टि बनाना, क्रिएटिंग एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिएटिंग एन इंस्पायरिंग विजन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की एक प्रेरक दृष्टि बनाना। मतलब लीडर का, ये लीडर नेता एक तरह से उसके जो सबको रास्ता दिखाता है और भविष्य के लिए क्या होता है, एक्सपीरियंस पैदा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर वो मसल्स दिखाया, ऐसा कुछ नहीं होता, मांसपेशियों की ताकत दिखाए, ज़ोर से बोलना, राजनीति करना, ये सब गलत है। प्राथमिक कर्तव्य आपका क्या है नेता का, कि भविष्य की एक प्रेरक दृष्टि बनाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द ऑपरेशन टू लर्निंग इन अडल्ट्स। वयस्कों में सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है। प्रॉब्लम सेंटर्ड, जो हमारे एडल्ट लर्निंग होती है, एडल्ट्स होते हैं, वयस्कों में सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है, वो क्या होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है। क्या होता है, समस्या केंद्रित होता है। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं। बच्चे क्या मतलब, जो आपके बच्चों की लर्निंग होती है कि ये तो वो क्या होती है, आपके सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। ठीक है, और वहीं पर आपकी बता दूं मैं, एडल्ट्स होते हैं तो क्या है, बेहतर तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें ये लगता है कि हाँ, यह ज्ञान उनकी किसी असली समस्या को हल कर देगा। तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम सेंटर्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। वयस्कों में सीखने की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, समस्या केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर बी गलत होगा। और सी टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित होता है, ये भी गलत है। ग्रुप सेंटर्ड नहीं होता, वो क्या होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ की बेनिफिट ऑफ यूजिंग पावर पॉइंट इन टीचिंग। शिक्षण में पावर पॉइंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। सहभागिता को कम करना, गलत है। बेहतर मल्टीमीडिया का एकीकरण, क्या होगा, बेहतर मल्टीमीडिया का एकीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इन्हांस्ड मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मतलब एक तरह से एकीकरण, बेहतर एकीकरण से आपके क्या ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स को एक साथ इस्तेमाल करना पावर पॉइंट की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप कैसे करते हैं वो डिसाइड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन प्रोफेशनल गोल बी अचीव्ड इफेक्टिवली। प्रोफेशनल गोल को प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान को सीमित करके नहीं, ज्ञान को सीमित करके आप प्रोफेशनल गोल को नहीं प्राप्त कर सकते। और चुनौतियों से बचकर नहीं, चुनौतियों से बचेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। चैलेंज तो लेना पड़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? बाय सेटिंग रियलिस्टिक टारगेट्स, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करके आप प्रोफेशनल गोल को प्रभावी ढंग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यथार्थवादी लक्ष्य को निर्धारित करके, ठीक है। प्रोफेशनल गोल को अगर आपको प्राप्ति करना है तो यथार्थवादी लक्ष्य को निर्धारित करके, मतलब लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़े असंभव लक्ष्य केवल आपको क्या देंगे? स्ट्रेस, तनाव देंगे और कुछ नहीं। तो आपको क्या करिए? यथार्थवादी पहले लक्ष्य निर्धारित करिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? फिजिकल एड्स की सुरक्षा, फिजिकल एड्स की सुरक्षा नहीं होगा। क्या होगा? डिजिटल जानकारी सुरक्षित करना। क्या होगा? डिजिटल जानकारी सुरक्षित करना। सिक्योर डिजिटल इंफॉर्मेशन, इंटरनेट और कंप्यूटर पर मौजूदा डेटा को हैकर्स और वायरस से बचाना ही आपकी क्या है? साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज अ डिजिटल कैमरा प्रोड्यूस इमेज। डिजिटल कैमरा किस तरह से तस्वीरें बनाता है? डिजिटल यूज केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा कि यूजिंग केमिकल रिएक्शन, व्यावसायिक रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके, गलत। इन्हेंसिंग इमेज डिजिटली, इमेज को डिजिटली रूप में एनकोड करके, क्या होगा? एनकोडिंग इमेज डिजिटली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्या करता है ये? आपके जो इमेज है उसको क्या करता है? 01 मतलब डिजिटली सिग्नल, जो डिजिटली सिग्नल क्या होता है? 01 में बदलकर फ़ोटो को क्या करता है? सेव करता है। पुराने टाइम में क्या होता था? वो रील के जगह पे क्या होता है? रील के तरीके से सेव होता था। बट अब क्या होता है? वो डिजिटली सिग्नल 01 में बदलकर वो क्या होता है? सेव होता है आपका फ़ोटो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। डिजिटल कैमरा अब किस तरह से तस्वीरें बनाता है? इमेज को डिजिटली रूप में एनकोड करके, इमेज को डिजिटल रूप में मतलब 01 के फॉर्म में क्या करता है? एनकोड करता है, फिर उसको सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अचीविंग हाई ग्रेड्स, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, नहीं। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। आत्म समझ विकसित करना। क्या होगा? आत्म समझ विकसित करना। डेवलपिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा? डेवलपिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ सलाह देना नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को इस काबिल बनाना कि वह खुद को क्या कर सके? समझ सके, अपनी समस्याओं को समाधान खुद कर सके। ये क्या होता है? काउंसलिंग का मेन गोल ये होता है कि वो खुद को समझ सके और खुद की समस्याओं को क्या कर सके? सॉल्व कर सके, समाधान कर सके। वो क्या होता है? काउंसलिंग का मुख्य लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कार्यों को पूरा करना, आदेशों का पालन करना, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डेवलपिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज़ इट एसेंशियल टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एड्स। उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक है? व्याख्यान अवधि बढ़ाने के लिए, सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लागत कम करने के लिए, सामग्री को सरल बनाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, और आए एग्ज़ाम पे तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के करिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ही क्वेश्चन को हमारे क्या करती है? गलत करती है, नंबर लेके जाती है। ठीक है, क्या करता है ये? सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक है? सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने, टू फिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। टू फिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करते हैं। यह इम्पोर्टेंट होता है किस लिए?
टू फिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हम मतलब एड्स जैसे चार्ट मॉडल किस लिए चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि ताकि वो जो पढ़ाना चाहते हैं वह छात्रों को अच्छी तरह समझ जाएं। एक इंस्ट्रक्टर टीचर का मतलब ही क्या होता है? वो अपने नॉलेज को इस तरह से शेयर करना चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट या ट्रेनी को क्या कर सकूं, दे सकूं। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को गेन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, अप्लाई कर सके। ठीक है, तो उस सब चीज़ के लिए आपका क्या है, उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग टू फ्रेम और जजमेंट। ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर में निर्णय लेने के लिए आलोचनात्मक सोच शामिल है? एवोल्यूशन के थ्रू आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। एवोल्यूशन के थ्रू आप ये सब चीज़ सोच सकते हैं। मूल्यांकन मतलब वह स्तर होता है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, छात्र की किसी जानकारी की आलोचना, जांच करना और अपना निर्णय दे सकते हैं एवोल्यूशन के थ्रू, मूल्यांकन के थ्रू। ऐसे ही नहीं, मूल्यांकन करने के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना निर्णय दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NSQF के संदर्भ में ज्ञान की गहराई क्या है? NSQF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपका NSQF का फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है? जनरल और स्पेशलाइज्ड होता है। क्या होता है? जनरल और स्पेशलाइज्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जनरल और स्पेशलाइज्ड होता है, या तो सामान्य होगा या विशिष्ट होगा। NSQF के अलग अलग लेवल आपकी या क्या तय करते हैं कि आपका छात्र जो है सामान्य है या उसमें कुछ स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जनरल और स्पेशलिस्ट होता है। NSQF के संदर्भ में ज्ञान की गहराई आप कैसे कर सकते हैं कि आप ये जान सकते हैं कि वो जनरल है या विशिष्ट है, मतलब उसका नॉलेज एक तरह से समान है या विशिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द लॉ ऑफ पर्पस स्टेट अबाउट लर्निंग। उद्देश्य का नियम सीखने के बारे में क्या कहता है? सीखना आकस्मिक होना चाहिए, सीखना एक्सीडेंटल होना चाहिए। देखिए इन दोनों का ऑप्शन हिंदी मतलब एकदम सेम है, तो इसलिए आपको वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना चाहिए। लर्निंग एक्सीडेंटल, लर्निंग एक्सीडेंटल, यहाँ पर ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? लर्निंग मस्ट बी यूजफुल, ये सही है। आपका सीखना उपयोगी होना चाहिए। सीखने का नियम सीखने के बारे में क्या बताता है कि भैया आप जो सिखा रहे हैं वो क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। थर्नडाइक जो थे वो क्या कहते थे? उनके अनुसार क्या कहा गया था? अगर सीखने का कोई स्पष्ट उद्देश्य या लाभ नहीं है तो जो छात्र होगा वो सीखेगा नहीं अच्छे से। तो उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसका उपयोग क्या है, नीड क्या है, एक तरह से बेनिफिट्स क्या है, वो सब चीज़ ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा? आपका जो ट्रेनिंग होगा वो सीखने की उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच कंपोनेंट्स एसेंशियल इन अ डेमोस्ट्रेशन प्लान। प्रदर्शन योजना में कौन सा घटक आवश्यक है? स्पष्ट उद्देश्य या वीडियो क्लिप, छात्र प्रतिक्रिया, इंटरनेट एक्सेस। क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके डेमोस्ट्रेशन प्लान में एक तरह से आवश्यक घटक हैं। इस कंपोनेंट एसेंशियल कंपोनेंट है आपका क्या? क्लियर ऑब्जेक्टिव। जब आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं तो सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि इस डेमो से छात्र क्या सीखेगा। अगर आपका ये क्लियर हो गया तो आपका जो छात्र होगा बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीखेगा, समझेगा, इंटरेस्ट उसका जगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ ए की ट्रेड ऑफ ए गोल लीडर। एक अच्छे लीडर के मुख्य विशेषता क्या है? बेईमानी तो नहीं होती भैया। कैसे कैसे ऑप्शन दे देते हैं। आएंगे आपके क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? उत्साह होगा। क्या होगा? उत्साह बिल्कुल सही होगा। एक अच्छे लीडर की विशेषता क्या है? उत्साह, ना ही आलस, ना ही अनिर्णय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। एक आपका जो अच्छा लीडर होता है उत्साह, अगर लीडर उत्साही होगा तो आपकी जो भी उसकी टीम होगी
वो मोटिवेट रहेगी, अपने गोल को अचीव कर लेगी बहुत ही अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ सिलेबस विद ट्रेड एक्सपर्ट। व्यापार विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। टू रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रशिक्षण लागत को कम करना, प्रशिक्षण अवधि को सीमित करना। टू लिमिटेड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। टू स्पेसिफाई द कोर्स कंटेंट, पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल बनाना। ये कुछ नहीं होता हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ना ही प्रशिक्षण की अवधि कम करने से होगा, ना ही आपकी प्रशिक्षण लागत को कम करने से होगा। किससे होगा, मतलब व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। आपके व्यापार विशेषज्ञों के साथ अगर आप पाठ तैयार करते हैं तो वहाँ पर क्या महत्वपूर्ण होगा, क्यों महत्वपूर्ण होगा, व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ट्रेड एक्सपर्ट को पता होता है, ट्रेड एक्सपर्ट को क्या होता है, पता होता है कि इंडस्ट्री में आज क्या चल रहा है, मतलब आजकल क्या चल रहा है, इसलिए उसकी मदद से आप अगर बनाएंगे सिलेबस तो छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, बहुत ही यूजफुल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपके यहाँ पर। टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ए की फीचर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की मुख्य विशेषता क्या है। काउंसलिंग की मुख्य विशेषता क्या है कि वो दूसरों को मूल्यांकन करना, जजिंग अदर्स। ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसका यहाँ पर की फीचर्स नहीं होता कि दूसरों का मूल्यांकन करना, आदेश देना, ये भी नहीं होता। क्या होता है, सबसे पहले भाई आप प्रोवाइडिंग गाइडेंस, मतलब मार्गदर्शन प्रदान करना। काउंसलिंग की मुख्य विशेषता क्या होती है, मार्गदर्शन का प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मार्गदर्शन प्रदान करना मतलब एक तरह से ये प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जहाँ काउंसलर व्यक्ति को रास्ता दिखाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, प्रोवाइडिंग गाइडेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का एक समान उद्देश्य क्या होता है। 3D प्रिंटिंग के थ्रू 3D का फुल फॉर्म क्या होता है, थ्री डायमेंशन, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटोटाइपिंग करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रोटोटाइपिंग। 3D प्रिंटिंग का एक समान उद्देश्य क्या है, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या होता है, किसी बड़ी मशीन या प्रोडक्ट है को बनाने से पहले उसका एक छोटा मॉडल बनाना, प्रोटोटाइप तैयार करना। किसके थ्रू होता है, 3D प्रिंटर से बनाना आसान और सस्ता होता है, इससे कोई वो नहीं होता, और सस्ता भी होता है और इजी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिज्यूम द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू डू इज़। रिज्यूम तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम मतलब डैश क्या है, अगला महत्वपूर्ण कदम क्या हो करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, सेंडिंग द रिज्यूम टू एम्प्लॉयर्स। नहीं, अगला कदम यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप सेंडिंग द रिसोर्स टू एम्प्लॉय, नियोक्ता को रिज्यूम भेजना, ये नहीं होगा। एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। क्या, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। क्या होगा, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो आपका अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट डज क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व। कक्षा प्रबंधन में क्या शामिल है, समूह प्रयास, ग्रुप एफर्ट या निष्क्रिय अवलोकन, पैसिव ऑब्जर्वेशन या इंडिविजुअल एफर्ट, व्यक्तिगत प्रयास या वित्तीय नियोजन। तो वहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, समूह प्रयास। कक्षा प्रबंधन में क्या शामिल होना चाहिए, आपका समूह प्रयास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक अच्छी कक्षा तभी चलती है जब शिक्षक और सभी छात्र मिलकर नियमों का पालन करें
और सीखने का माहौल बनाएं। इसमें क्या होगा, एक तरह से आपका समूह प्रयास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच इज़ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? तो पहली क्रिप्टो करेंसी आपको आई होप कि मालूम होगी, नहीं मालूम तो जान लीजिए यहाँ पर क्या होगी, वो बिटकॉइन होगी। क्या होगी? बिटकॉइन होगी। बिटकॉइन साल 2009 में सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति या समूह ने क्या किया था, पहली बार बिटकॉइन पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 2009 में सबसे पहले आई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिटकॉइन थी। पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? बिटकॉइन थी। ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड मीडिया बी चूज एन ऑब्जेक्टिव, मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से क्यों चुना जाना चाहिए? प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने, टू फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल, व्यक्तिगत वरीयता का पालन करने के लिए, व्यक्तिगत वरीयता का पालन करने के लिए नहीं ज़रूरी होता, ये गलत होगा। टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन नहीं, टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए नहीं, और किस लिए होता? टू फिट ट्रेनिंग स्टाइल, प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करना। क्या? प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करना। मतलब हर छात्र अलग अलग तरह से क्या करता है, सीखता है। कोई देख कर सीखता है, कोई सुन कर सीखता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इसलिए मीडिया ऐसा होना चाहिए जो सबको काम आए, सबके काम आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ सिमुलेशन इन CAL? CAL का फुल फॉर्म मैं फिर से बता दूँ, कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। इसको आपको याद रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? इट्स एड्स एलिमेंट टीचर्स कंटेंट ऑफर, या उन तत्वों को जोड़ता है जो शिक्षक नहीं दे सकता। रियली CAL में क्या होता है, जो शिक्षक नहीं दे सकता। I mean, किसी चीज़ को करके दिखाना, सब चीज़ कि शिक्षक के बस का नहीं होता, तो वो क्या कर सकता है, CAL की तरह कंप्यूटर एडेड लर्निंग में क्या होता है, जो शिक्षक नहीं दे सकता वो CAL के थ्रू आप दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। इट्स एड एलिमेंट टीचर्स कनेक्ट ऑफर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर एडेड लर्निंग में क्या होता है, सिमुलस का मतलब क्या होता है, सिमुलस के ज़रिए हम मतलब एक तरह से वो चीज़ दिखा सकते हैं जो क्लासरूम में लाना असंभव है। जैसे परमाणु विस्फोट दिखाना, या अंतरिक्ष, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप दिखा सकते हैं, जो आपका लाना, जो क्लास में लाना असंभव है। क्या आसमान आप ला सकते हैं? नहीं। तो ये सब चीज़ क्या है, CAL के थ्रू सब पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लगा लीजिएगा, टिक लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पूरे 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको बताना है ये क्लास कैसी रही, क्या अभी हमारी क्लास नीड है। ये मैंने पूरे ओवरऑल ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी POT जिसे आप कहते हैं, उसके पूरे 50 क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और क्वेश्चन को लाऊंगा और डिस्कस कराऊंगा। तो आपको इस चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो मैं अगला जो भी पढ़ाऊँगा आपको आपके पास वो जल्दी से जल्दी पहुँचेगा, और उसको क्या कर सकेंगे, आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ज़रूरत है कि इस चैनल को आप क्या करिए, इस चैनल के साथ जुड़िए, और जो आपके दोस्त यार मित्र हैं उनको भी जोड़िए। और आपको यहाँ पर फीडबैक ज़रूर दे के जाना है, क्योंकि यहाँ पर अपना जो ये चैनल है न्यू है, इसके थ्रू आप जब फीडबैक देंगे तो हमारा क्या होगा, चैनल का इम्प्रूव होगा, वीडियो इम्प्रूव होगा। ठीक है, और ये चैनल बहुत ही आगे तक आपको हेल्प करने वाला है। तो इसका सपोर्ट करना आपका एक तरह से ज़रूरत है कह लीजिए, और करना भी चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं आपको एक वादा करता हूँ कि हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाऊंगा जो कि आपके नॉलेज करियर ग्रोथ को बिल्ड कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही। हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में फिर कोई अच्छे से वीडियो या अच्छे से टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।